नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे थे और काफी कुछ चर्चा हम कर चुके थे। हमने अपना पहला चैप्टर पूरा कर लिया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा? तो बंगाल के गवर्नर। हमने ट्रिक से सीक्वेंस वाइज सभी गवर्नरों के नाम देखे थे। उसके बाद में क्लाइव के बारे में चर्चा करी थी। हमने ये जाना था कि क्लाइव एक साधारण सैनिक था, सामान्य सैनिक, नॉर्मल सैनिक, लेकिन उसकी एक सलाह ने उसको, अर्काट का घेरा जिसे हम जानते हैं, उसकी एक सलाह ने उसको गवर्नर बना दिया। यानी कि एक सलाह उसको ऊंचाइयों पर ले गई, गवर्नर बना। गवर्नर दो बार बन रहा, एक 1757 से 60 के बीच और एक 1765 से 67 के बीच। अब 1757 से 60 के बीच उसने 3 काम किए। प्लासी का युद्ध तो उसने खुद लड़ा था, और उसके बाद में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें उसके काल में हुआ। बेदरा का युद्ध उसने नहीं लड़ा, उसके काल में हुआ, जिसमें डचों को पराजित किया अंग्रेजों ने, और डच भारत छोड़कर चले गए। भारत छोड़कर जाने वाले प्रथम यूरोपियन थे। उसके बाद में हमने देखा कि इसी के काल में 1760 में वांडियावास का युद्ध हुआ। वांडियावास का युद्ध जो है वो कर्नाटक के तृतीय युद्ध का भाग था। वांडियावास के युद्ध में क्या हुआ? तो अंग्रेजों ने आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया, जिसका नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। यानी कि आयरकुट की विजय हुई, अंग्रेजों की विजय हुई। इसके बाद फ्रांसीसी केवल व्यापारी बनकर रह जाते हैं, जो पेरिस की संधि होती है उसमें। ये चीजें इसके पहले काल के दौरान थी। इसके बाद हमने उसका दूसरा काल देखा था। दूसरा काल था, उसको हम बात कर रहे हैं क्लाइव की। क्लाइव दूसरा काल हमने देखा था कि दूसरा काल था 1765 से 67 के बीच। दूसरे काल में क्या हुआ? दूसरे काल में एक तो हमने देखी थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट संधि। इलाहाबाद की फर्स्ट संधि 12 अगस्त 1765 में किस किस के बीच में हुई? हमने देखा था कि यह संधि मुगल शासक के बीच में, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के गवर्नर क्लाइव के बीच में हुई थी। वापिस बुलाया गया क्लाइव को बक्सर के युद्ध के बाद। संधि में क्या तय हुआ? 3 चीजें। सबसे बड़ी चीज तो जो मुगल शासक था उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने के अधिकार किसको दे दिया? अंग्रेजों को। बदले में मुगल शासक को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय हुआ। और अवध के जो 2 क्षेत्र थे, कड़ा और इलाहाबाद, वो भी किसको दे दिया? मुगल शासक को। इस संधि के बारे में एक स्टेटमेंट भी है, जिसके ऊपर हमने बात नहीं करी थी। वो स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, वो स्टेटमेंट है गुलाम हुसैन साहब का। किसका है? गुलाम हुसैन साहब का। क्या स्टेटमेंट दिया आपने? आपने कहा कि इस संधि को तय होने में उतना ही वक्त लगा जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है इनका, एक गधे को खरीदने में लगता है। यानी कि गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि इस संधि को तय होने में उतना ही समय लगा है जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। कंप्लीट है ये स्टेटमेंट, आप ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि के बारे में। फिर हमने इलाहाबाद की सेकंड संधि देखी थी, और इलाहाबाद की जो सेकंड संधि थी वो किस किस के बीच में हुई थी? तो वो भी हमने देखा था कि वो संधि सुजाउद्दौला के बीच, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और क्लाइव के बीच में हुई थी। इस संधि में क्या क्या तय किया गया? तो इस संधि में जो सुजाउद्दौला थे, जो क्षेत्र हार गए थे, वो सुजाउद्दौला को वापस दे दिए गए। 2 क्षेत्रों को छोड़कर। 2 कौन कौन से थे? तो कड़ा और इलाहाबाद। सुजाउद्दौला ने बदले में क्या दिया अंग्रेजों को? तो जो अवध क्षेत्र था उसमें मुफ्त व्यापार, टैक्स नहीं लगेगा अंग्रेजों के ऊपर, वो फ्री में व्यापार कर सकते हैं, और 50 लाख रुपए दे चुनार का दुर्ग भी दे दिया। ये चीजें हमने देख ली थी। अब क्लाइव ने एक काम और किया था, सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना करी थी। सोसाइटी फॉर ट्रेड, SFT, जिसे हम व्यापार समिति भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? व्यापार समिति। अब सोसाइटी फॉर ट्रेड या व्यापार समिति क्या थी? तो हमने अच्छी प्रकार से जाना था कि कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो दस्तक का प्रयोग करके जो कंपनी का व्यापार हो रहा था, कंपनी का सामान आता था, उसके साथ साथ खुद का सामान भी लाने ले जाने लगे फ्री में, क्योंकि दस्तक है उनके पास। कंपनी को मिला दस्तक, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका प्रयोग जो कंपनी के कर्मचारी थे खुद निजी व्यापार के लिए करने लगे।
और जब खुद निजी व्यापार के लिए करने लगे तो उनका निजी व्यापार बढ़ने लगा, कंपनी का जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो घटने लगा और कंपनी को क्या होने लगा, नुकसान। इसलिए क्लाइव जो है रोकना चाहता था इस निजी व्यापार को, इसलिए उसने कर्मचारियों की एक समिति बनाई, व्यापार समिति, सोसाइटी फॉर ट्रेड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे ना उनकी एक समिति थी। क्या, किस लिए? तो इस सोसाइटी फॉर ट्रेड से कहा कि आप निजी व्यापार बंद कर दो, जो अपना व्यापार कर रहे हो, आप क्या करो कि नमक, सुपारी, तंबाकू, इन तीनों चीजों के ऊपर व्यापार आप करो, सोसाइटी फॉर ट्रेड। बाकी के ऊपर व्यापार कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। आप केवल इन तीन क्षेत्रों के ऊपर, तीन चीजों के ऊपर ही व्यापार करो और अपना निजी व्यापार बंद कर दो, ठीक है ना। इसलिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की गई। लेकिन हमें पता है कि कोई भी काम होने के लिए किसकी स्वीकृति चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जो इस कंपनी के प्रबंधन का, संचालन का कार्य करती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे स्वीकृति नहीं दी, तो ये काम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने देख ली थी। अब हमें आगे देखना है श्वेत विद्रोह। क्या देखना? श्वेत विद्रोह क्या है, तो देखिए श्वेत विद्रोह। देखिए हुआ क्या दोस्तों, 1757 से 60 का काल है। इस दौरान बंगाल के नवाब कौन है? मीर जाफर, बंगाल के नवाब। इसी दौरान बंगाल के गवर्नर कौन है? तो क्लाइव। कौन है? क्लाइव। यानी कि बंगाल के गवर्नर है क्लाइव और बंगाल का नवाब है मीर जाफर। दोस्तों इस काल के दौरान मीर जाफर ने बंगाल का बहुत सारा धन किसे लुटा दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को काफी सारी संपत्ति दी इसे। हमने देखा भी था कि अंग्रेजों को लगभग 3 करोड़ रुपए लुटा दिए इसने। कितने? 3 करोड़ रुपए किसे लुटा दिए? अंग्रेजों को लुटा दिए। यानी कि इतनी संपत्ति लुटाई, बंगाल की लूट कह रहे हो जिसे आप, इतनी संपत्ति लुटाई इसने। तो क्लाइव के पास जब इतना पैसा आ रहा था, किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर को देना ही है, क्योंकि अंग्रेजों की बदौलती प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अब मीर जाफर को जो है क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। हम कठपुतली नवाब तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ में इसको क्लाइव का गिद्दड़ भी कहा जाता है। क्लाइव का गिद्दड़ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। कंप्लीट है दोस्तों। तो इसने इतना सारा जब धन लुटाया तो क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने सैनिकों को दोहरा भत्ता देना प्रारंभ कर दिया। क्या देना प्रारंभ कर दिया? दोहरा भत्ता, यानी कि डबल पेमेंट देना प्रारंभ कर दिया। अब दोहरा भत्ता उस समय कब दिया जाता था? युद्ध के समय। दोस्तों 2 काल होते हैं, एक तो हम कहते हैं युद्ध काल, जब युद्ध चल रहे हो उस समय को युद्ध काल कहा जा रहा। एक होता है शांति काल। कौन सा काल? शांति काल। 2 काल होते हैं, युद्ध काल और शांति काल। जब शांति का समय हो तब शांति काल कह रहे हैं, और जब युद्ध चल रहा हो उसे हम युद्ध काल कह रहे हैं। तो जब इतना पैसा आ रहा था तो क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने युद्ध काल के साथ साथ इस शांति वाले काल में भी सैनिकों को डबल पेमेंट, दोहरा भत्ता देना प्रारंभ कर दिया। शांति काल में भी डबल पेमेंट, ठीक है। और जो सैनिक थे उनको कहा कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, मजे लो, डबल पेमेंट दिया जा रहा है जी, ठीक है ना। सैनिक तो खुश थे, काफी खुश हो गए, मजा आ गया सैनिकों को। लेकिन हुआ क्या कि अब कंपनी जो है 1760 के बाद घाटे में जाने लग गई। कंपनी घाटे में जा रही है, 2 रीजन। एक तो क्लाइव जो है सैनिकों को डबल पेमेंट दे रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लग गई। दूसरी चीज क्या हुई, तो कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, जिससे कंपनी जो है, कंपनी का व्यापार जो है डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। इन 2 चीजों से कंपनी जो है घाटे में जाने लगी, नुकसान होने लग गया। यहां तक कि भारत में सैन्य अभियान के लिए, जो भारत में सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे ना अंग्रेजों के, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, उसके लिए उनको ब्रिटेन से पैसा मंगवाना पड़ गया, ब्रिटेन से। तब जब ब्रिटेन से वो पैसा मंगवाने लगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, उन जो ब्रिटेन के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आप भारत से इतना धन लूट रहे हो, इतना शोषण कर रहे हो, बंगाल के नवाब से आपको इतना सारा धन मिल रहा है, वो जा कहां रहा है? इतना धन होते हुए भी आपको ब्रिटेन से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, इंग्लैंड से पैसे मंगवाने पड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? वो धन कहां जा रहा है? ठीक है ना। तो इस कारण से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सबसे पहले तो यह फैसला लिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि आप 1763 में कहा था, कब कहा था? 1763 में, कि आप सबसे पहले दोहरे भत्ते को बंद करो। किसको?
दोहरे भत्ते को जो डबल पेमेंट दे रहे हो आप सैनिकों को उसको बंद करो। कब का? 1763 में। ठीक है, लेकिन उस समय जो गवर्नर था वेंसी टाट, कौन था? बात 1763 की हो रही, 1760 से 1765 तक गवर्नर कौन है? वेंसी टाट। वेंसी टाट ने साफ मना कर दिया कि मैं दोहरे भत्ते को बंद नहीं करूंगा, सैनिकों का दोहरा भत्ता जारी रखा। लेकिन जब क्लाइव बने तो क्लाइव ने क्या किया कि क्लाइव ने 1765 में दोहरा भत्ता बंद कर दिया। कब बंद किया? 1765 में जो डबल पेमेंट दिया जा रहा क्लाइव ने चालू किया था और वापस क्लाइव ने बंद कर दिया। अब क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने पहले युद्ध काल में डबल पेमेंट दिया जाता था दोहरा भत्ता, लेकिन क्लाइव ने युद्ध काल के साथ साथ शांति काल में भी प्रारंभ कर दिया, दोनों समय दोहरा भत्ता दे रहा। ठीक है, लेकिन अब क्लाइव ने क्या किया? अब क्लाइव ने कहा कि ना तो युद्ध काल में दोहरा भत्ता दिया जाएगा, ना तो युद्ध काल में दोहरा भत्ता दिया जाएगा और ना शांति काल, ना तो युद्ध काल में और ना शांति काल में, दोनों में दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और युद्ध काल में दिया जाएगा लेकिन केवल बंगाल के सैनिकों को दिया जाएगा, केवल बंगाल के सैनिकों को ही दोहरा भत्ता दिया जाएगा, वो भी युद्ध काल में। शांति काल में तो किसी को भी नहीं दिया जाना, युद्ध काल में भी किसी को नहीं दिया जाना दोहरा भत्ता, लेकिन किसे देंगे? केवल बंगाल के सैनिकों को। अब जब बंगाल के सैनिकों को दे रहे थे तो दो जगह के सैनिक, एक तो थे मुंगेर, बिहार में पड़ता है, एक था इलाहाबाद, यूपी में पड़ता। इलाहाबाद के सैनिकों ने, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये है, सैनिकों ने दोहरे भत्ते को लेकर विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जब दोहरा भत्ता किसे दिया जा रहा है? केवल बंगाल के सैनिकों को, तो मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने। ये चीजें आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, यहीं से आपको ध्यान रखना कि मुंगेर व इलाहाबाद के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि हमें भी भाई साहब डबल पेमेंट चाहिए, हमें भी दोहरा भत्ता चाहिए, केवल बंगाल के सैनिकों को ही क्यों? ठीक है, इस बात को लेकर क्या हो गया? विद्रोह किसने कर दिया? मुंगेर व इलाहाबाद के सैनिकों। लेकिन क्लाइव ने जो है इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। लेकिन डबल पेमेंट दोहरा भत्ता वापस चालू नहीं किया और क्लाइव ने क्या किया? इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन। ये था श्वेत विद्रोह, जो कब हुआ? 1765-66 में। सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि श्वेत विद्रोह हुआ कब? 1765-66 में। किसके काल में हुआ? क्लाइव के काल में। किसको लेकर? दोहरे भत्ते को लेकर। किसने किया? तो मुंगेर व इलाहाबाद के सैनिकों ने लेकर किया। यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। ये था श्वेत विद्रोह, जो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा क्लाइव के काल में एक घटना और हुई थी जिसे आप जानते हो, द्वैध शासन के नाम से। क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था। कब से कब तक? तो हमने अच्छी प्रकार से जाना था कि 1765 से 1766 तक, 65 से 72 तक, लगभग 7 सालों तक द्वैध शासन रहा था। किसने लागू किया? क्लाइव ने। द्वैध शासन के बारे में हमने अच्छी प्रकार से जाना, डिटेल से हर एक पहलू को जाना है और हमने कॉन्सेप्चुअली बात करी है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पिछले चैप्टर का, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव जो हमने पढ़ा उसके पार्ट 3 में देखना आप। हमने काफी डिटेल से चर्चा करी है द्वैध शासन के ऊपर। क्या है द्वैध शासन? तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा, दोहरा शासन। कैसे? तो 2 अधिक कार्य होते हैं, एक तो निजामत संबंधी कार्य जिन्हें आप फौजदारी कार्य कहते हैं, और एक दीवानी कार्य जिन्हें आप राजस्व संबंधी कार्य कहते हैं। दीवानी कार्य लगान वसूलने के कार्य, राजस्व वसूलने के कार्य, और निजामत संबंधी कार्य प्रशासन चलाने संबंधी कार्य, न्याय कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कार्य। 2 कार्य होते हैं। तो इस काल में क्या किया कि दीवानी अधिकार तो दे दिए गए अंग्रेजों को। किसको? कि दीवानी कार्य तो दे दिए गए अंग्रेजों को, और जो निजामत संबंधी कार्य थे वो दे दिए गए बंगाल के नवाब को। यानी कि आमतौर पे ये जो दोनों कार्य है, ये दोनों कार्य एक ही व्यक्ति करता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये दोनों कार्य बांट दिए गए अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच। हो गया दोहरा शासन, दो शासन। इस दौरान भारतीय जनता का बहुत शोषण हुआ।
क्योंकि जो क्लाइव था, क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव ने इस दौरान दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा को, वो भारतीयों के द्वारा लगान वसूल रहा है, ठीक है ना। द्वैध शासन में हमने देखा कि एक नायब दीवान होगा जो भारतीयों से लगान वसूलेगा और लगान किसके पास में पहुंचाएगा, अंग्रेजों के पास में। इस प्रकार जो नायब दीवान था, वो नायब दीवान जनता से, किसानों से ज्यादा लगान वसूल रहा था और अंग्रेजों को तो जितनी तय उतनी देनी है। इस दौरान, इस काल के दौरान जो भारतीय किसान थे, भारतीय लोग थे, उनका बहुत ज्यादा शोषण हुआ। हमने देखा भी था स्टेटमेंट के एम पन्नीकर ने इसे अंग्रेजों का गुंडा राज यानी कि डाकुओं का राज्य कहा था। हमने ये भी देखा था कि पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी व लूट का काल कहा था। पर्सिवल स्पीयर ने क्वेश्चन भी देखा था हमने, ये दो चीजें देखी थी। और ये इतनी अराजकता का काल था, इतना शोषण करने वाला काल था, इतना खराब काल माना जाता कि ब्रिटिश संसद में भी इसकी आलोचना हुई। आपने नाम सुना है कार्नवालिस ने ब्रिटिश संसद में कहा कि मैंने अपने इतिहास में, विश्व इतिहास में ऐसी झूठी सरकार नहीं देखी। इस काल के लिए कह रहे हैं कार्नवालिस ब्रिटिश संसद में कि मैंने अपने काल में ऐसी झूठी सरकार नहीं देखी, ठीक है ना। तो इतना खराब था द्वैध शासन। और द्वैध शासन के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल से चाहिए, तो आप पार्ट 3 में जाकर जरूर देखें। तीसरे जो अपना पिछले वाला चैप्टर था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ठीक है। तो ये कार्नवालिस के कार्य देखे थे हमने, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कार्नवालिस दूसरे काल में 1765 से 67 के बीच में रहा। कब से? 1765 से 67 के बीच में क्लाइव रहा है। इस दौरान क्लाइव ने इतने सारे कार्य किए और 1767 में वापस लौट गया। जब क्लाइव वापस लौटा तो ब्रिटिश संसद में क्लाइव के खिलाफ महाभियोग चला। क्या चला? महाभियोग। लोगों ने कहा, ब्रिटिश संसद ने कहा कि आपने बहुत बुरे काम किए, इतना शोषण हुआ है। इस शोषण के कारण ब्रिटिश संसद में, जैसा कि मैं बता रहा हूं ना, इसको झूठी सरकार कहा गया कार्नवालिस के द्वारा। तो ब्रिटिश संसद में मुकदमा चला, किसके खिलाफ? इस अपने क्लाइव के खिलाफ। और उस मुकदमे से, उस बदनामी से क्लाइव ने परेशान होकर 1774 में, कब है? 1774 में आत्महत्या कर ली। ये जो क्लाइव से अपराध हुए, इतने अत्याचार हुए, इसके लिए क्लाइव के ऊपर मुकदमा चल रहा है। उनसे परेशान होकर क्लाइव ने क्या कर ली? आत्महत्या, सुसाइड कर ली 1774 में। हालांकि बाद में जो है बेगुनाह माना गया क्लाइव को संसद के द्वारा, क्योंकि क्लाइव ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की है। बात भी सही है, क्लाइव तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कर रहा भारत में। और क्लाइव ने कहा कि ऐसा संसार में कोई उदाहरण नहीं मिल सकता जब इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना हो और छोटे बड़े अपराध नहीं हो। और अगर मुझसे छोटे बड़े अपराध हुए भी हैं तो इसलिए हुए कि मैंने इस साम्राज्य की स्थापना करी। तो क्लाइव को बाद में रिहा, क्लाइव को मतलब बेगुनाह साबित कर दिया जाता, लेकिन तब तक क्लाइव आत्महत्या कर चुके थे 1774 में इस बदनामी के कारण, ठीक है। तो देखिए, ये बात थी क्लाइव के बारे में। अब क्लाइव के बाद में कौन बन रहे हैं? तो हमने देखा था बीच में एक और बनते थे, वेंसीटाट। दूसरे हैं वेंसीटाट। कब से कब तक? 1760 से 65 तक, 5 साल तक वेंसीटाट। वेंसीटाट के समय की आपको दो बातें ही ध्यान रखनी है। एक तो 1760 में मीर जाफर को हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ये चीज हमने पहले भी देख ली थी और एक बार वापस देखते जा रहे हैं हम। बंगाल बनाया, किसने बनाया? वेंसीटाट ने। वेंसीटाट ने जब मीर जाफर अंग्रेजों की मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था, अंग्रेजों की मांगे बढ़ती जा रही थी, वो पूरी नहीं कर पा रहा था, तो वेंसीटाट ने क्या किया कि 1760 में मीर जाफर साहब को हटा दिया। किसे नवाब बनाया? मीर कासिम को नवाब बनाया। और जब मीर कासिम भी वापिस जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो वापिस मीर कासिम को नवाब बना, सॉरी मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और उसके बाद में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा कर रखी है। आप सभी को पता है कि आपने अगर पिछला पार्ट देखा है तो इन सब चीजों पर हमने चर्चा कर ली है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। एक तरफ है
अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा मेजर मुनरो, ठीक है। और उधर 3 शक्तियां साथ में है, बंगाल के नवाब है कौन है तो मीर कासिम, अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी उनके साथ है। इन तीनों की बड़ी सेना, संयुक्त सेना, और इधर अंग्रेजों की सेना मेजर मुनरो के नेतृत्व में। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की, मेजर मुनरो की हुई थी। यह चीज हमने देखी थी पिछले पार्ट में। तो दोस्तों ये थी 2 चीजें ही हैं अपने वेंसीटाट के समय की, और दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इसके समय एक तो इसने एक तो मीर जाफर को हटाकर 1760 में मीर कासिम को नवाब बनाया था, और बक्सर का युद्ध इसी के समय हुआ, लड़ा मेजर मुनरो ने था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तीसरे नंबर पर आप ध्यान रखेंगे हैरी बेरेस्ट। इनका काल रहा 1767 से 69 तक, ठीक है। सबसे पहले क्लाइव 1757 से 60, उसके बाद में वेंसीटाट 1760 से 63, 1760 से 65 सॉरी, वापिस क्लाइव 1765 से 67, और उसके बाद में कौन आ गए तो हैरी बेरेस्ट आ गए 1767 से 69, 67 से 69। हैरी बेरेस्ट इसके काल में एक घटना हुई थी, और वो हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ 1767 से 69 के बीच, ठीक है। जो इसका शासनकाल है उसी के समय हुआ कौन सा युद्ध? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ था तो एक तरफ है हैदर अली मैसूर के नवाब, मैसूर के शासक, और हैदर अली के विरोध में है अंग्रेजों के साथ में कौन है तो हैदराबाद का निजाम, और साथ में कौन है तो मराठे। ये तीनों साथ में थे किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ, यानी कि हैदर अली एक साइड में है और एक तरफ ये तीनों हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या रीजन थे, इसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। कब करेंगे? जब हम मैसूर पढ़ेंगे तब हम आंग्ल मैसूर के जो सभी युद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम मराठे पढ़ेंगे तो आंग्ल मराठे जो भी युद्ध है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम सिख पढ़ेंगे तो आंग्ल सिख युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हम उस चैप्टर में बात करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना कि केवल ये जो युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर किसके समय हुआ और किस किस के बीच में हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना कि हैदर अली मैसूर के शासक है, इनके खिलाफ अंग्रेज है, निजाम है, मराठे है। हुआ क्या तो हैदर अली काफी बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसने मराठों को धन देकर वापस भगा लिया महाराष्ट्र, लालच देकर, निजाम को पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया और अंत में जाकर अंग्रेजों को पराजित किया। और विजय किसकी हुई? हैदर अली की विजय हुई। किसकी विजय हुई? हैदर अली की विजय हुई। मराठों को आप दुर्ग दे दो, कोई क्षेत्र दे दो, मराठे खुश हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, आपकी ओर मिल जाएंगे। ये लालच है। निजाम को आप पैसे दे दो, वो आपकी ओर आ जाएगा। आप इनको कैसे भी खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो इसने कूटनीति का प्रयोग किया, इन दोनों को अलग कर दिया, अंग्रेज बचे और अंग्रेजों को पराजित कर दिया और विजय किसकी हो गई? हैदर अली की। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की विजय हुई थी। अंग्रेज हारे थे, ठीक है। इसके बाद जस्ट बाद युद्ध के बाद संधि होती है और इसके बाद संधि भी हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि भी किसके समय हुई? तो अभी गवर्नर कौन है? बेरेस्ट के समय हुई। कब हुई? तो 1769 में, ठीक है। किस किस के बीच में? तो आपको यह ध्यान रखना है कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच। ये इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच हुई संधि में। क्या हुआ तो जो भी क्षेत्र हैदर अली ने अंग्रेजों के जीत लिए थे और अंग्रेजों के जो क्षेत्र हैदर अली के जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते थे और अंग्रेजों ने जो हैदर अली के क्षेत्र जीते थे, यानी कि दोनों ने जो क्षेत्र जीते थे वो वापस लौटा दिए। हैदर अली ने अंग्रेजों को इनके क्षेत्र वापस लौटा दिए, अंग्रेजों ने हैदर अली को जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए,
ठीक है। और भी हुए था, 2-3 बातें थी। करूर जो था, करूर हैदर अली को दे दिया गया, तो ऐसी बातें थी। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मद्रास की संधि किसके समय हो रही है, तो हैरी बेरेस्ट के समय हो रही है। कंप्लीट है। ये 2 चीजें प्रमुख हैं किसके समय, तो बेरेस्ट के समय। कौन कौन सी, एक तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 और मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था, हैदर अली, और ये तीनों साथ में थे और कूटनीति का प्रयोग किया और हैदर अली जीत गया। कंप्लीट है। इसके बाद में बनते हैं जॉन कार्टियर। नंबर 4 पे ये आ रहे हैं गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जॉन कार्टियर। ठीक है। कब से कब तक रहे, तो 69 से 72 तक, 1769 से 72 तक कौन रहे, जॉन कार्टियर रहे। जॉन कार्टियर के काल में क्या, तो ऐसा कुछ खास नहीं है, केवल एक काल पड़ा था, वो भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना। 1770 में बंगाल में एक भयंकर काल पड़ा था, बस जॉन कार्टियर थे, ये ध्यान रखना आपको, और कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद में अगले बनते हैं और अंतिम गवर्नर, और वो है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक, 1772 से 74 तक। शासनकाल में आप सोचेंगे, अभी शासनकाल में बताता हूं। 1772 से 74 लिखा मैंने, हालांकि 1772 से 85 तक है ये, लेकिन हम गवर्नरों की बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरलों की बात नहीं कर रहे। तो गवर्नर तो ये 2 साल तक, हालांकि आप 1772 से 73 पढ़ा होगा, लेकिन 73 में क्या हुआ था, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था ना, उस पद को हटाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, इसलिए आप 1772 से 73 पढ़ते हैं। लेकिन ये 1774 तक, एक्ट के आने के बाद भी 1774 तक गवर्नर ही थे, और 1774 में पद को चेंज करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसलिए हम 1772 से 74 देख रहे हैं। अगर 73 भी आप देखो तो वो कोई मैटर वाली बात नहीं है, क्योंकि 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था। कंप्लीट है। अब बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। सबसे पहली घटना कि 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया। किसको समाप्त किया, द्वैध शासन को समाप्त किया। किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वैध शासन लागू किसने किया था, क्लाइव ने। कब, 1765 में। समाप्त किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, 1772 में। और किसने क्या किया, तो पंचशाला प्रणाली चलाई थी। पंचशाला प्रणाली ये भी हमने देखा था। कब से कब तक, तो 1772 से 77 तक। ये सारी चीजें मैंने देखी हुई है कि पंचशाला प्रणाली होती क्या है, कि पिछले उत्पादन का औसत निकालकर 5 सालों तक एक राशि तय कर दी जाएगी, एक निश्चित राशि जो किसको देनी है, किसानों को लगान के रूप में देनी है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। एक चीज हमने और देखी थी, किसने, इजारेदारी प्रणाली या फॉर्मिंग सिस्टम, जिसे आप फॉर्मिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, फॉर्मिंग सिस्टम, ये भी चलाया था। इस चीज के बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि इजारेदारी प्रणाली, फॉर्मिंग सिस्टम होता है क्या। तो इसमें हमने देखा था कि जो ऊंची बोली लगाता है, ऊंची बोली लगाने वाले को जमींदार बनाया जाता है, राजस्व वसूलने का कार्य दिया जाता है। ठीक है ना, वो होती है इजारेदारी प्रणाली, जिसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि गवर्नर, ये जो गवर्नर जनरल है, ये टॉपिक ऐसा है कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है ना, ये कोई पर्सनल टॉपिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारी घटनाएं किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये तीनों चीजें हमने विस्तार से जानी है पिछले चैप्टर में। अभी मैं आपको केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं कि द्वैध शासन समाप्त किया, पंचशाला प्रणाली लागू करी थी 1772 से 77 तक, और इजारेदारी प्रणाली, फॉर्मिंग सिस्टम, ये भी इसने लागू किया था। ये 3 कार्य किसके हो गए, वारेन हेस्टिंग्स के। अब वारेन हेस्टिंग्स के समय बड़ी घटना हुई, और क्या हुई बड़ी घटना, तो इनके समय आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में। ये सबसे बड़ी घटना थी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो किसके समय आया, तो वारेन हेस्टिंग के समय आया। बहुत बड़ा एक्ट था ये। ब्रिटिश संसद का पहला कदम है
कंपनी को नियंत्रित करने के प्रयासों में पहला कदम था ब्रिटिश संसद का। और क्या था रेगुलेटिंग एक्ट, तो देखिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है रेगुलेटिंग एक्ट की। अब देखिए मैं इस गवर्नर जो टॉपिक अपना गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसके साथ में एक टॉपिक को रिलेट कर रहा हूं मैं, यानी एक टॉपिक और जोड़ रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं। कौन सा? संवैधानिक विकास। कौन सा? संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, ये संवैधानिक विकास आप अलग पढ़ते हैं, अलग टॉपिक होता, मैं गवर्नरों के साथ में इसको ऐड कर रहा हूं। संवैधानिक विकास जिसके अंदर आप एक्ट पढ़ते हैं सारे, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो भी एक्ट है सारे संवैधानिक विकास में ही आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि एक्टों की जरूरत क्या है, किस लिए चाहिए एक्ट, ठीक है ना। ये एक्ट होते क्या थे? तो दोस्तों ऐसा है, जिस प्रकार अब भी गवर्नमेंट है ना, जो हमारी सरकारें होती है ना, किसके अकॉर्डिंग कार्य करी? संविधान के अकॉर्डिंग। सब कुछ, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, जो भी कार्य हो रहा है सब कार्य किसके अकॉर्डिंग करिए? संविधान के अकॉर्डिंग। उसी के अकॉर्डिंग जो निश्चित नियम है उनके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उस समय क्या निश्चित नियम थे? जब कंपनी ने धीरे धीरे सत्ता को हासिल करने, भारतीय सत्ता पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना, तो उनके ऊपर तो कुछ नियम कानून कुछ है ही नहीं ना, उनका तो कोई संविधान ही नहीं है। तो उसमें क्या होता था? एक्ट आते थे। जो ये एक्ट आते थे, इन एक्टों के तहत तो कुछ रूल्स, कुछ नियम आते थे जिनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य करना होता था, इसलिए एक्ट पारित होते थे। एक्ट ब्रिटिश सरकार पारित कर रही है, ब्रिटिश संसद पारित करे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी को दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिनके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना? कार्य करना है, इसलिए एक्ट आते थे। इसलिए हम इसे कहते हैं संवैधानिक विकास। कंप्लीट है, यानी कि उस समय अभी हमारी गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, और उस टाइम संविधान था नहीं, तो एक्ट में ब्रिटिश सरकार जो दिशा निर्देश देती थी, नियम देती थी, उनके अकॉर्डिंग कार्य करना होता था, ठीक है ना। पहला एक्ट आया था, उसी टॉपिक से मैं रिलेटेड कर रहा हूं। अब देखिए, आप ये सोचेंगे, बहुत सारे आप में से होते हैं जो ये सवाल पूछते हैं कि ये टॉपिक सर हमारे रीट में है या नहीं है, कांस्टेबल में है या नहीं, पटवार में है या नहीं। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये सभी एग्जामों में कैसे है? तो देखिए, गवर्नर एक नहीं था, गवर्नर लगभग कितने 200 सालों तक, यानी कि 1757 से गवर्नर प्रारंभ हो चुके जो देश की आजादी तक रहेंगे। इस दौरान जो भी घटना हुई वो सारी गवर्नरों के समय में आएगी। सारी घटनाओं में जो भी टॉपिक है, जो बीच में शायद सिलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन वो सभी सिलेबस में तो है ना। जैसे आप बात कर लो कि हमने बात करी क्लाइव की, तो हमने उसमें भी देखा था, जब हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव पड़ा था उसमें भी देखा था। आगे हम कार्नवालिस के बारे में देखेंगे तो उसमें भी हमने देखा था, यानी कि रिलेटेड है। दूसरा एक्ट, अब एक्ट हमने देखा कि 1793 का चार्टर एक्ट हमने देखा था, 1813 का चार्टर एक्ट हमने देखा था, जो पिछला रेट का टॉपिक पढ़ा था। इसका मतलब एक्ट सभी किसी ना किसी एग्जाम से तो रिलेटेड है ना। तो ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, ये सभी एग्जामों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं पूछे कृपया करके कि हमारे एग्जाम में है या नहीं है, सभी के लिए, ठीक है। अब हम एक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला एक्ट जो है 1599 में, जब कंपनी की स्थापना हुई थी तभी आया था, जिसे हम 1599 का चार्टर एक्ट कहते हैं। इसमें क्या हुआ? तो इसमें कंपनी को 15 सालों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। व्यापार करने की अनुमति दी थी। कंप्लीट है। ये था पहला एक्ट था, 1599 में आया, जब कंपनी की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तभी इन्हें व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। कब? 1599 में। दूसरा एक्ट आया था 1726 में। 1726 का जो एक्ट आया उसमें क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों, 1726 का समय यह था ना, जब अंग्रेजों को लगभग ये बंगाल वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, ये मद्रास वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, ये बंबई वाले क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, तीनों में व्यापार करने के लिए क्या मिल गए थे? अधिकार। इसे आप बंगाल कह सकते हैं, इसे आप बंबई कह सकते हैं, इसे आप मद्रास कह सकते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में काफी अधिकार मिल चुके थे, और इन तीनों क्षेत्रों में जो है अंग्रेजों का एक गवर्नर होता था। क्या होता था? गवर्नर। एक गवर्नर तीनों क्षेत्रों में। बंगाल में भी एक गवर्नर था, बंबई में भी एक गवर्नर था, और मद्रास में भी एक गवर्नर था।
सभी जगह एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, ये एक्ट ब्रिटिश सरकार पारित कर रही है, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत ये जो गवर्नर थे, इन तीनों गवर्नरों को अपने क्षेत्र में विधि निर्माण का अधिकार दे दिया। इस एक्ट के तहत कौन सा अधिकार दिया गया, विधि निर्माण का। अब बोले विधि निर्माण क्या है, कानून बनाने का अधिकार, कि जो मद्रास का गवर्नर होगा वो मद्रास वाले क्षेत्र में अपने कानून बना सकता है, अपने नियम लागू कर सकता है। बंबई वाला गवर्नर बंबई वाले क्षेत्र में और बंगाल वाला गवर्नर बंगाल वाले क्षेत्र में अपने जो नियम है, कानून है, वो बना सकता है और उन्हें लागू कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अधिकार कब दिया गया, अपने 1726 के एक्ट में। दो एक्ट, और तीसरा जो अपना एक्ट आया, इंपॉर्टेंट एक्ट है, पहला बड़ा एक्ट है, और वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय आ रहा है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है किसके समय, तो वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय। हेस्टिंग के समय, ठीक है। किस लिए आ रहा है, तो ये भी देख लीजिए आप, किसके द्वारा पारित है, तो ब्रिटिश सरकार पारित कर रही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित, द्वारा पारित। किस लिए पारित किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, समझे दोस्तों। यानी कि अभी तक मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट पर आऊंगा मैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 में आया, किसके समय आया, वारेन हेस्टिंग के समय, ठीक है ना। किस लिए आया, कौन पारित कर रही है, ब्रिटिश सरकार पारित करी, किस लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के प्रयास में इनका प्रथम प्रयास था। ये ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने में प्रथम प्रयास था, पहला प्रयास था। इससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश संसद थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मतलब नहीं। उसने कह दिया कि जाओ, आप अनुमति दे दी, भारत में जाओ और मस्ती से क्या करो, व्यापार करो। ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब यह नौबत आ गई कि ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश सरकार को एक्ट पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना पड़ रहा है, नियंत्रित करना पड़ रहा है। ऐसा क्या कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसके रीजन देखिए, कारण कि इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार ने पारित किया किसके लिए, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना चाहती है। क्या जरूरत पड़ी नियंत्रित करने की, क्यों, तो वो देखिए कारण, तो हम बात करते हैं कारण की। कारण क्या थे, देखिए दोस्तों, कि क्या रीजन है कि ब्रिटिश सरकार को कंट्रोल करने, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट निकालना पड़ा। पहला कारण था द्वैध शासन, द्वैध शासन। इस द्वैध शासन में भारतीयों का इतना अधिक शोषण हुआ कि इसके बारे में ऐसे स्टेटमेंट आए, किसी ने कहा कि ये बेशर्मी है, लूट का काल है, किसी ने डाकुओं का राज्य कह दिया, किसी ने झूठी सरकार कह दिया, किसी ने अराजकता का काल का। यानी कि इतना शोषण हुआ था भारतीयों का इस काल के दौरान, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुलकर जैसे चाहा वैसे शोषण किया। और ब्रिटिश संसद में, कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश संसद ने में यह तक कह दिया कि मैंने ऐसी झूठी सरकार नहीं देखी। तो द्वैध शासन जो था, इसमें इतना अधिक शोषण हुआ कि कंपनी को कंट्रोल करने की नौबत आ गई। किसको, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब इस कंपनी को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। दूसरा है कर्मचारियों के द्वारा, जो कंपनी के कर्मचारी, उनकी बात हो रही है। कंपनी के जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है ना, उनकी बात हो रही है। कर्मचारियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ब्रिटेन धन ले जाना, क्या जरूरत पड़ रही है ब्रिटिश सरकार को, तो देखिए जो
ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी है ना, हमने बात करी थी निजी व्यापार की, सोसाइटी फॉर ट्रेड की, निजी व्यापार को रोकने के लिए। कंपनी के कर्मचारी इस काल में अपना निजी व्यापार करने लगे थे, दस्तक का प्रयोग करके कंपनी के जो कंपनी का व्यापार था, कंपनी के सामान के साथ साथ खुद का सामान भी लाने लगे, बेचने लगे और खुद का निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी तो धीरे धीरे घाटे में जा रही है उस निजी व्यापार से, और कर्मचारी जो थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे वो मालामाल हो गए। क्या हो गए? मालामाल, काफी संपत्ति इकट्ठी हो गई। और जब कंपनी के कर्मचारी जो है मालामाल हो गए तो बहुत अधिक मात्रा में धन कहां भेजने लगे? ब्रिटेन में। बहुत अधिक मात्रा में धन ब्रिटेन में जा रहा है। जब इतनी अधिक मात्रा में ब्रिटेन में धन जा रहा है तो जो ब्रिटेन के राजनेता थे, व्यापारी थे और जो अधिकारी थे को ईर्ष्या हो गई। किससे ईर्ष्या हो गई? के मन में ईर्ष्या हो गई। किससे ईर्ष्या हो गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों से। क्या हुई? जब कंपनी के कर्मचारी जो इतनी अधिक मात्रा में भारत से ब्रिटेन धन ले जा रहे थे कि राजनेता और व्यापारी अधिकारी सोचने लगे, जो ब्रिटिश सांसद थे, जो ब्रिटिश सरकार के सांसद थे, वो सोचने लगे कि यार मैं ब्रिटिश सरकार का पार्ट हूं, मैं सांसद हूं, फिर भी मेरे पास में इतनी संपत्ति नहीं है, और ये एक व्यापारी है जो भारत में व्यापार कर रहा है, इसके पास में महल है, ऐशो आराम है, इतनी सारी संपत्ति है, ठीक है ना। इस बात से जो राजनेता थे, ब्रिटेन के व्यापारी है, क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति है, तो व्यापारी थे, अधिकारी थे, सबके मन में क्या हुई? ईर्ष्या। और सबने कहा कि भाई साहब हमें भी जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए, और हमें भी व्यापार व लाभ में भारत से जो लाभ हो रहा उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये लोग डिमांड करने लगे कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करो, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करो, क्योंकि जो संपत्ति है उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इन लोगों के पास में बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठी होती जा रही है, इन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और हमें भी व्यापार करने की अनुमति दो, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, और हमें भी लाभ में हिस्सा चाहिए। तो ये लोग डिमांड करने लगे, ठीक है। तीसरी चीज है कंपनी को घाटा। देखिए कंपनी के जो कर्मचारी है वो तो मालामाल होते जा रहे हैं, कितना अधिक धन इकट्ठा होता जा रहा है, और कंपनी को क्या हो रहा है? घाटा। ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा दो कारणों से हुआ। देखिए, एक तो है निजी व्यापार से, निजी व्यापार से, ठीक है। निजी व्यापार से मैं ना अभी निजी व्यापार की बात कर रहे हैं कि हम जो कर्मचारी है, जो दस्तक मिला है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार के लिए एक लाइसेंस मिला था जिसे हम दस्तक कह रहे हैं, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भी उस दस्तक का प्रयोग कर करके खुद का व्यापार करने लगे, निजी व्यापार करने लगे, जिससे कंपनी को क्या हुआ? घाटा। और कंपनी को घाटा हुआ और कर्मचारी क्या हो गए? माला माल। यानी कि बात करें तो जो कर्मचारी थे, कर्मचारी धनवान हो गए, कर्मचारी इतनी मात्रा में पैसा ले जा रहे हैं और कंपनी को क्या हो रहा है? घाटा। क्योंकि जैसे जैसे निजी व्यापार बढ़ रहा है तो कंपनी का जो व्यापार है वो कम होता जा रहा है, नुकसान होता जा रहा है, और कर्मचारियों की जो मात्रा है लाभ की वो बढ़ती जा रही है, उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, लालच बढ़ता जा रहा है। तो निजी व्यापार के कारण कंपनी घाटे में आ गई। एक और क्या कारण था? दूसरा कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अभी मैंने बात करी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी हमने बात करी थी किसके काल में हुआ? तो 67 से 69 हैरी बेरेल्स्ट के काल में हुआ था। ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना 1767 से 69, इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की क्या हुई? पराजय। यानी कि जो हमने भी देखा, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। जब हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया तो इनको बहुत अधिक सैन्य खर्च वहन करना पड़ा। सैन्य खर्च, सेना पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध हार गए तो सैन्य खर्च वहन करना पड़ा, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ा, इसलिए सैन्य खर्च वहन करना पड़ा। जब सैन्य खर्च में इतना अधिक खर्च हो गया तो ये घाटे में आ गए। इसी कारण दो रीजन से जो कंपनी है घाटे में आ गई। एक तो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे हैं, कंपनी का जो व्यापार है वो कम हो रहा है, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार चुके हैं, जिससे उनको सेना के ऊपर और अधिक खर्च करना पड़ा, सेना को मजबूत करने के लिए खर्च करना पड़ा। तो कंपनी क्या आ गई? घाटे में। कंपनी इतनी अधिक घाटे में आ गई ना, कंपनी इतनी अधिक घाटे में आ गई कि कंपनी को ब्रिटिश संसद के पास,
कंपनी ने ब्रिटिश संसद से, जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश संसद बोले ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पौंड का 10 लाख पौंड का ऋण मांगा। क्या मांगा? ऋण। इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। इस विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकल के आया, कंपनी को घाटा हो रहा है इन दो रीजनों से। आगे क्या हुआ? तो जब कंपनी को इतना अधिक घाटा हो चुका है कि कंपनी को प्रबंधन के लिए, संचालन के लिए अब पैसों की आवश्यकता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ब्रिटिश संसद से, ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा? 10 लाख रुपए का, 10 लाख पौंड का, सॉरी हम ब्रिटेन में पौंड में बात करते हैं, तो 10 लाख पौंड का, आप क्या कहेंगे? 10 लाख पौंड का ऋण मांगा। किसने मांगा? कंपनी ने। किसने मांगा? ब्रिटिश संसद से। तब ये जो घटना हुई ना, ऋण मांगने वाली 10 लाख पौंड की, इससे कंपनी को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। कंपनी को इससे ब्रिटिश संसद को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यार गजब है, कंपनी के कर्मचारी जो है वो इतनी अधिक मात्रा में धन भारत ला रहे हैं, सॉरी ब्रिटेन ला रहे हैं, इतने अच्छे, उनके पास में इतनी ज्यादा संपत्ति है, मेल है, ऐशो आराम है, और कंपनी जो है घाटे में जा रही है, उसको ऋण की आवश्यकता है। गजब बात हो रही है। दूसरी चीज, कंपनी, ब्रिटिश सरकार को आश्चर्य हुआ कि कंपनी ने इतना अधिक शोषण किया, भारत से इतनी अधिक संपत्ति लूट रही है कंपनी, फिर भी वो घाटे में जा रही है। रीजन क्या है? इस प्रकार जो दूसरे सांसद थे उन्होंने कहा कि अगर, अब ब्रिटिश संसद को कहा कि जो भी दूसरे सांसद थे, दूसरे व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि अब इस कंपनी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कंपनी अब हाथ से निकल चुकी है और ये भारत में बदनामी करा के आएगी। नैतिकता के आधार पर यह डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब अगर इस कंपनी की भारत में जाकर इतना अधिक धन मिलते हुए बदनामी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की बदनामी होगी, ब्रिटेन की बदनामी होगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि अब हम इस कंपनी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। फिर बाद में इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए प्रथम प्रयास है ब्रिटिश सरकार का, और एक्ट आ रहा है 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट। कंप्लीट है। ये 3 रीजन हमने देखे, और इन 3 रीजनों के कारण जो है इस कंपनी को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। क्या कारण थे? द्वैध शासन, द्वैध शासन में काफी अधिक शोषण हुआ, भारतीयों का अराजकता का काल कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए ब्रिटिश संसद को जरूरत पड़ रही है। दूसरी, कर्मचारियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, छोटे व्यापारी थे, वो भी इतनी अधिक मात्रा में धन ला रहे थे, तो इन लोगों को, राजनेताओं को, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, उनको ईर्ष्या हो गई कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, कर्मचारी भी मालामाल होते जा रहे हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि हमें भी लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए, हमें भी व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इन लोगों ने विरोध किया और इन लोगों ने कहा कि इस कंपनी को कंट्रोल करो ब्रिटिश संसद से। तीसरा रीजन, इतनी अधिक संपत्ति आते हुए भी कंपनी घाटे में जा रही है। किस में जा रही है? घाटे में। 2 रीजनों से, एक तो कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे हैं, खुद मालामाल हो रहे हैं, कंपनी घाटे में जा रही है। दूसरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों की हार हो गई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो गई, जिससे उन्हें सैन्य खर्च पर बहुत अधिक वहन करना पड़ा। तो इन दोनों रीजनों से कंपनी घाटे में आ गई। इतनी घाटे में आ गई कि जब ये चर्चा फैली ना, ये दोनों निजी व्यापार की और ये युद्ध हारने की, तो ब्रिटेन में हम शेयर मार्केट में अभी भी नहीं समझते हैं, और वो लोग शेयर मार्केट में उस समय भी समझते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर थे वो काफी गिर गए। ब्रिटेन में जो भी ब्रिटेन का जो मार्केट है, वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर थे वो काफी गिर गए थे। कंपनी पूरी घाटे में आ गई, इसलिए उसने ब्रिटिश संसद से 10 लाख पौंड का ऋण मांगा। तब ब्रिटिश संसद ने सोचा कि इतना पैसा आता हुए भी सरकार में कहीं ना कहीं इस कंपनी में कोई ना कोई कमी है, और अब इस कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तब ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया इस एक्ट को पारित करने का। फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या बातें हुई वो देख लीजिए। पहली बात, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। गवर्नर का पद समाप्त, नया पद रखा गया गवर्नर जनरल का पद रखा गया। कहां की बात हो रही है? बंगाल की, बंगाल की। अब इस एक्ट में क्या क्या बातें आई उनकी बातें करें। तीनों कारण हमने देख लिए एक्ट को पारित करने के, क्यों ब्रिटिश सरकार को कंट्रोल करना पड़ रहा है कंपनी को। अब हमें ये देखना है कि इस एक्ट में क्या क्या बातें आई, या क्या क्या रूल्स थे, ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या बातें कही, या क्या क्या रूल्स या क्या क्या दिशा निर्देश दिए। तो देखिए, पहली बात है कि
बंगाल की, भारत की बात नहीं है, बंगाल का जो गवर्नर था, इतने दिनों तक बंगाल की गवर्नर होते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने अब गवर्नर का पद समाप्त कर दिया और नया पद कौन सा रखा, गवर्नर जनरल का। ये गवर्नर जनरल का पद इसलिए रखा गया कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता है, अलग अलग क्षेत्रों में, मद्रास में, बंबई में, बंगाल में, उन सबको एक नेतृत्व के नीचे लाना चाहते हैं, गवर्नर जनरल के अधीन। इसलिए उन्होंने गवर्नर के पद को समाप्त किया, अब पद रखा गवर्नर जनरल का पद रखा। अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो वो आप सभी को पता है, क्लाइव। अब पूछ लिया जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन है, तो वो भी कौन है, हेस्टिंग है। वो भी कौन है, वारेन हेस्टिंग ही है। जो वारेन हेस्टिंग थे पहले गवर्नर थे, और जब पद चेंज हुआ तो गवर्नर जनरल हो गए। व्यक्ति वही है, हेस्टिंग ही है, लेकिन पद चेंज हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो भी हेस्टिंग ही है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी वारेन हेस्टिंग ही है। कंप्लीट है। तो पहली चीज क्या हुई, पहला चेंज क्या किया, तो गवर्नर के पद को समाप्त किया, गवर्नर जनरल का पद। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या की, देखिए यहां है बंगाल, यहां है बंबई, यहां है मद्रास। ठीक है ना। ये जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, बंबई और मद्रास के गवर्नर, इन दोनों की विदेश नीति को, या इन दोनों के विदेश नीति के अधिकार को बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। किसको अधीन किया गया, तो विदेश नीति के अधिकार को, विदेश नीति के अधिकार को। अब आप केवल समझते जाइए, ये चीजें केवल समझने के लिए आप लोगों के पास। देखिए, विदेश नीति में दो चीजें होती है, एक तो युद्ध और एक होती है संधि। युद्ध और संधि, ये दोनों चीजें किसमें होती हैं, विदेश नीति में होती है। जब 1726 का एक्ट आया था, तब से हम देख रहे हैं कि बंगाल, अगर कोई मद्रास की कोई बात है, मद्रास में कोई युद्ध करना है, मद्रास में कोई संधि करनी है, तो कौन करेगा, मद्रास का गवर्नर ही करेगा। यानी कि विदेश नीति के अधिकार किसके पास में, मद्रास के गवर्नर के पास में। बंबई में युद्ध शांति के जो निर्णय वो कौन लेगा, बंबई का गवर्नर लेगा। और बंगाल में कौन लेगा, बंगाल का गवर्नर, अब गवर्नर जनरल। लेकिन इस एक्ट में यह सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि मद्रास और बंबई दोनों के जो विदेश नीति के अधिकार है वो इन दोनों से छीन लिए गए, मद्रास और बंबई से, और किसको दे दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल को। यानी कि अब मद्रास में भी विदेश नीति पर डिसीजन, निर्णय, और बंबई में भी विदेश नीति पर निर्णय कौन लेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल लेगा। अब ये अधिकार ना तो मद्रास के गवर्नर के पास में और ना बंबई के गवर्नर के पास में, इन दोनों से छीन के ब्रिटिश सरकार ने किसे दे दिया, विदेश नीति के अधिकार किसको दे दिए, गवर्नर जनरल के। अब कोई भी संधि करनी है, युद्ध करना है, तो कौन करेगा, गवर्नर जनरल भी करेगा, चाहे मद्रास में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे बंगाल में हो। विदेश नीति के अधिकार किसके पास में, इन लोगों से छीन के किसको दे दिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए। दो चीजें। तीसरी चीज देखिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन हुआ। किसका, परिषद। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। अब एक परिषद होगी, इस परिषद में 4 सदस्य, कितने सदस्य, 4। और इसका अध्यक्ष कौन सा होगा, अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल ही होगा। जी लिख रहा हूं मैं, मतलब गवर्नर जनरल, यानी कि वारेन हेस्टिंग ही होगा। ठीक है ना। अब सलाह के लिए या सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया, यानी कि अब अगर किसी भी मामले में कोई भी निर्णय लेना है तो वारेन हेस्टिंग यानी कि गवर्नर जनरल अकेले नहीं लेगा,
उससे इन 4 सदस्यों की क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। यानी कि 4 सदस्य ही एक परिषद है जिसका कार्यकाल है, इन प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितना कार्यकाल होगा, 5 वर्ष का। इनमें से जो 4 सदस्य प्रत्येक का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो गवर्नर जनरल ही है, ठीक है ना। अब अगर कोई भी निर्णय लेना है तो इस परिषद की सलाह से लेगा, कौन, गवर्नर जनरल। किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर फैसला लेगा कि कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो ये चारों क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे। और अगर निर्णायक मत की स्थिति आ जाती है, यानी कि बराबर मत की स्थिति आ जाती है, किसी भी मैटर पर दोनों बराबर मत हो जाते हैं, तो निर्णायक मत का अधिकार भी है किसको, गवर्नर जनरल को। निर्णायक मत का अधिकार किसको है, गवर्नर जनरल को। जब बराबर की स्थिति आ जाती है किसी भी मैटर पर, तो जो गवर्नर जनरल होगा वो निर्णायक मत भी देगा। लेकिन ऐसा था नहीं, इनमें से जो 3 व्यक्ति थे वो किसके विरोध में थे, गवर्नर जनरल के विरोध में थे। एक ही व्यक्ति था जो इस गवर्नर जनरल के वारेन हेस्टिंग के समर्थन में था। हम देखेंगे आगे कार्यकारिणी और जो गवर्नर जनरल है उनके बीच जो बहस हुई, जो विवाद हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक परिषद का गठन किया। किसका गठन किया, परिषद, ठीक है ना। परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य, जिनका कार्यकाल कितना था, 5-5 वर्ष। इस परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो गवर्नर जनरल होगा। यानी कि अभी वर्तमान में अगर इस कंडीशन के आधार पर देखें तो वारेन हेस्टिंग होगा, ठीक है ना। और इस परिषद में किसी भी मामले पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। अगर बराबर की स्थिति होती है तो निर्णायक मत कौन देगा, गवर्नर जनरल देगा, ठीक है ना। अब देखिए चौथी बात, 3 बातें हुई। (1773) के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसी के तहत 1774 में सर्वप्रथम भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सबसे पहले कब हुई, 1774 में। कौन से एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। इसमें क्षेत्राधिकार कौन कौन से थे, क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। क्षेत्राधिकार की बात करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार था। जब 1774 में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो तीनों क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं ना, बंगाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों पर कोई भी विवाद होगा, कोई भी मामला होगा तो उसके ऊपर फैसला या निर्णय इस सुप्रीम कोर्ट में होगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कोई भी मैटर होने पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा। 3 क्षेत्राधिकार रखे गए इसके, कंप्लीट है। प्रारंभ में इसकी भाषा कौन सी थी, भाषा, तो इसमें अंग्रेजी भाषा में सुनवाई होती थी। सब कार्यवाही इस सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी भाषा में होती थी। लेकिन ये इसकी प्रारंभिक बात है। 1774 में स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और प्रारंभ में क्षेत्राधिकार कौन कौन से थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी। लेकिन लोगों ने इस बात का बहुत विरोध किया, क्षेत्राधिकार को लेकर और भाषा को लेकर। तो क्या हुआ, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका संशोधन आया, संशोधन अधिनियम, जो अपना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, इसका संशोधन अधिनियम कब आया, 1781 में आया। इस एक्ट की कुछ बातें थी, कुछ कमियां थी, उनका संशोधन करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, सुधार करने के लिए एक छोटा सा एक्ट और आया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसका क्षेत्राधिकार, जो ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों पर जो भी मामले थे उन पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हो रहा था। लेकिन अब इसका क्षेत्राधिकार केवल कलकत्ता कर दिया गया। अब क्षेत्राधिकार क्या है,
केवल कलकत्ता। और भाषा मामले के अनुसार या कोई भी केस है, विवाद है, उस विवाद में जो प्रतिवादी है यानी कि जो केस दर्ज करने वाला जिसकी सुनवाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही भाषा होगी। वो जिस भाषा में चाहेगा उस भाषा में सुनवाई होगी। तो पहले कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी भाषा। लेकिन जब वापस संशोधन किया गया 1781 के संशोधन अधिनियम में, तो इसका क्षेत्राधिकार भी जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा था उसको घटाकर केवल कलकत्ता कर दिया गया। अब केवल कलकत्ता में ही ये सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी। कलकत्ता के जो क्षेत्र है उसी की सुनवाई होगी, बाकी क्षेत्रों पर सुनवाई इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। और भाषा मामले के अनुसार पहले केवल अंग्रेजी भाषा थी, लेकिन अब जिस प्रकार जिस भाषा में चाहे उस भाषा में हम सुनवाई करेंगे। यानी कि जिसका भी मैटर है, जिसका भी मामला है, जो व्यक्ति जिस भाषा में चाहता है उस भाषा में सुनवाई करवा सकता है। यानी कि भाषा कोई भी हो सकती है। ये संशोधन 1781 के संशोधन अधिनियम में किए गए। कंप्लीट है। ये बात थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 5वां चेंज देखिए, अब थोड़ी बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज तो बहुत सारे हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या चेंज हो रहा है वो देखिए। दोस्तों ऐसा है ना, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जो भी होते थे 1 वर्ष होता था। कितना होता था? 1 वर्ष। इसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24। कितने थे? 24। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे ना, इनका कार्यकाल पहले 1 वर्ष होता था। लेकिन इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। और क्या किया गया इसमें? ये जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इनका जो चुनाव है बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर करते थे। और बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर सभी सदस्य थे जो हमने देखा था कि प्रारंभ में 217 सदस्य थे जिन्होंने शेयर लगाए थे अपने इस कंपनी में। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर वो सभी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर है जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया। यानी कि सभी बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर जो अपना चुनाव होता था उसमें अपना मत देते थे और उसके आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या किया जाता था? चयन, यानी नियुक्ति होती थी 24 की। लेकिन अब चेंज कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करेंगे जिनके शेयर कंपनी में 1000 पाउंड से अधिक है। गौर करने वाली बात है। देखिए, पहले क्या होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 है जो इस कंपनी के संचालन का, कंपनी के प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, संचालन का, प्रबंधन का। लेकिन अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे जो इस कंपनी को चला रहे थे, इनके चुनाव में सभी कंपनी के सदस्य भाग लेते थे। जिन्होंने भी कंपनी में पैसा लगा रखा ना, वो सभी चुनाव में भाग ले रहे हैं। लेकिन अब इस एक्ट में ये सिस्टम चेंज कर दिया ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब इनके चुनाव में, जो इनका चुनाव हो रहा है, उनमें वही भाग लेंगे जिन्होंने कंपनी में 1000 पाउंड से अधिक पैसे लगा रखे, जिनका 1000 पाउंड से अधिक शेयर है, जिन्होंने 1000 पाउंड से अधिक पैसे लगा रखे हैं कंपनी में, वही चुनाव में भाग लेंगे। बाकी इनसे कम वाले भाग नहीं लेंगे। ये चेंज हुआ। और कार्यकाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल 1 वर्ष का था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष। कंप्लीट है। आगे देखिए, एक और क्या बात है? तो 5वीं बात क्या है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष सैन्य, असैन्य व राजस्व से संबंधित विवरण ब्रिटिश संसद में पेश करना पड़ेगा। ब्रिटिश संसद में पेश करना पड़ेगा।
पेश करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं था कि वो क्या कर रही है, कोई एक्ट है या भी नहीं है या क्या कर रही है। लेकिन अब सिस्टम चेंज है। अब क्या है कि कंपनी के कौन सी सैन्य कार्यवाही कर रही है, कंपनी कौन कौन से युद्ध कर रही है भारत में, कौन कौन सी संधियां कर रही है, कितना लगान वसूल रही है, किस प्रणाली से वसूल रही है, ये सब बात की जानकारी इस कंपनी को किसे देनी पड़ेगी, ब्रिटिश संसद को देनी पड़ेगी। यानी कि ब्रिटिश संसद को ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। ये सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, तो ये 5 बातें हमने महत्वपूर्ण देख ली है इस रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा करी। हमने बात करी कि गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल के पद को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है ना, एक चेंज और हुआ था इसमें एक चेंज कंपनी के निजी व्यापार को रोकने के लिए आया था कि उसमें कहा गया, छठा चेंज यह था, अब आप कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकते। पहले कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे, अब उसको बंद कर दिया कि अब कंपनी के जो कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। पहले निजी व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब कंपनी के कर्मचारी केवल कंपनी का ही व्यापार करेंगे, अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीजें हमने देखी और ये इस एक्ट में प्रमुख चेंजमेंट था। ठीक है, आज की चर्चा एक बार वापस सुन लीजिए आप। हमने बात करी सबसे पहले वेंसी टाट की, क्लाइव की बात कल हमने कर ली थी। क्लाइव में श्वेत विद्रोह देखा था हमने, दोहरे पत्ते को लेकर हो रहा है। मुंगेर में इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया जिसका दमन कर दिया गया। द्वैत शासन क्लाइव के समय लागू हुआ था, ये चीजें देखी। उसके बाद में हेरी बेरेल्स्ट बने, कब तक, 1767 से 69 तक। उनके काल में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। उसके बाद में मद्रास की संधि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें जो हैदर अली था उसने अंग्रेजों को हराया, और मद्रास की संधि भी हैदर अली के साथ ही अंग्रेजों की। ये दोनों घटनाएं हैरी बेरेल्स्ट के समय हुई। फिर हमने जॉन कार्टर देखा 1769 से 72, केवल आपको नाम ध्यान रखना। फिर आए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, 1772 से 74 तक गवर्नर, बाद में गवर्नर जनरल रहेंगे, गवर्नर, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पद को चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, फिर हमने थोड़ी सी चर्चा को चेंज किया और हमने अपनी चर्चा को किसके साथ जोड़ दिया, संवैधानिक विकास के साथ, यानी एक्ट के साथ। यानी कि हम एक और टॉपिक इस गवर्नर जनरल के साथ में पढ़ेंगे। हम जो एक्ट है सारे, यानी कि संवैधानिक विकास जो आपका टॉपिक है उसको भी इसी के साथ ऐड करेंगे। हमने देखा कि पहला एक्ट 1599 में आया था जिसमें कंपनी को 15 साल तक व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। 1726 में एक्ट आया था जिसमें जो सभी गवर्नर थे मद्रास के, बंगाल के, बंबई के, उन सभी को अपने अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पारित किया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। किस लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। पहला प्रयास था ये ब्रिटिश सरकार। क्या जरूरत पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की, तो हमने देखा द्वैध शासन, बहुत अधिक शोषण हुआ, तो जिससे ब्रिटिश सरकार को कंट्रोल करना पड़ा। दूसरा कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बहुत अधिक मात्रा में धन ले जा रहे थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में उनकी ऐशो-आराम को देखकर जो राजनेता थे, जो व्यापारी थे ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, जो ब्रिटेन के राजनेता थे, उनको ईर्ष्या हो गई और उन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमें भी अनुमति मिलनी चाहिए व्यापार करने की, हमें भी लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए, और कहा संसद से इनको कंट्रोल करो। तीसरा, इतना अधिक धन आते हुए भी कंपनी घाटे में, निजी व्यापार के कारण आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो था वो हार गई थी, इसलिए घाटे में आ गई और उसने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। तब आश्चर्य हुआ ब्रिटिश सरकार को, इतना अधिक धन आते हुए भी, जब कंपनी के कर्मचारी इतना अधिक धन कमा रहे और कंपनी जो है घाटे में चल रही है। तब ब्रिटिश सरकार को यह नौबत आ गई नैतिकता आधार के पर कि अगर भारत में इस कंपनी की बदनामी होती है, बर्बादी होती है, तो ये कहीं ना कहीं अपने ब्रिटेन की, इंग्लैंड की बदनामी होगी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पारित किया। सबसे पहले गवर्नर का पद चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया। ठीक है, और जो मद्रास का, बंबई के जो गवर्नर होते थे, उनकी जो विदेश नीति के अधिकार थे वो उनसे छीन लिए और बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए। अब विदेश नीति के ऊपर, युद्ध व शांति के ऊपर फैसला चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, कौन लेगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल ही लेगा। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया। और हमने लास्ट वाला देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसको अब जो प्रति वर्ष वो कौन कौन से सैन्य अभियान करिए, सैन्य, असैन्य और राजस्व, लगान वसूलने सभी जो मामले हैं उनकी सबकी जानकारी ब्रिटिश संसद को प्रति वर्ष देनी पड़ेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो क्या क्या कार्य कर रही है। ठीक है, और कंपनी के निजी व्यापार को भी क्या कर दिया गया, जो निजी कर्मचारी थे उनके व्यापार को भी क्या कर दिया गया, बंद। तो ये सारी चर्चा हमने देखी।
आज की चर्चा हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी। ये टॉपिक है जो आपके पॉलिटिकल में भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन साथियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।